2022 की मई की शुरुआत में स्टूरी सोल्टिव गांव के पास एक टूटी हुई सड़क पर यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में रूसी बख्तरबंद वाहनों का काफिला आगे बढ़ा, जिसकी अगुवाई दुनिया के सबसे उन्नत टैंकों में से एक कर रहा था। T-90M ये मास्को का शोपीस था। एक नया टर्रेट वाला आधुनिक मुख्य युद्धक टैंक, एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, इसके बाहरी ढांचे पर रिएक्टिव आर्मर की कई परतें जड़ी हुई थी। रूसी सरकारी मीडिया ने इसे लगभग अजेय और पश्चिमी टैंकों का जवाब बताया था, लेकिन यूक्रेनी क्षेत्रीय रक्षा सेनानी, जिनमें अधिकतर पेशेवर सैनिक नहीं थे, ऐसा नहीं लगा कि उन्हें सूचना मिली थी। हमला पल भर में हुआ और नजर भी नहीं आया। T-90M जलते हुए मलबे में तब्दील हो गया, एक हथियार की वजह से, जो असल में मुश्किल से 1 मीटर लंबी धातु की नली है, जो बिना दिशा निर्देश के गोला दागती है, जिसकी कीमत करीब $3000 प्रति राउंड है। और इसका डिजाइन सबसे पहले 1948 में सेवा में आया था। ये स्वीडिश निर्मित कार्ल गुस्ताफ रिकॉयलेस राइफल है। अमेरिका में इसे M3 मल्टी रोल एंटी आर्मर एंटी पर्सनल वेपन सिस्टम कहा जाता है, या मोर्स W। आइए देखें कैसे 80 साल पुरानी रिकॉयललेस राइफल रूस के बेहतरीन कवच को कबाड़ बना रही है और आधुनिक युद्ध सिद्धांत को धीरे धीरे फिर से गढ़ रही है। अब निर्णायक गोली चलने पर राइफल सिर्फ बदलती हुई जटिल स्थिति का हिस्सा थी। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की एक्स पोस्ट के अनुसार क्षेत्रीय रक्षा सैनिकों ने टैंक के साथ पैदल सेना को मशीन गन से अलग किया, फिर वाहन पर RPG-7 से हमला किया। ऐसा लगा उसकी टर्रेट जाम हो गई थी। तभी कार्ल गुस्ताफ ने काम पूरा किया। विशेषज्ञों ने बताया कि टैंक के अपने ही गोला बारूद के विस्फोट ने शायद निर्णायक झटका दिया हो। एक ओपन सोर्स आकलन ने यहाँ तक संभावना जताई कि क्षतिग्रस्त टैंक को रूसियों ने ही खत्म कर दिया ताकि वह कब्जे में न आ सके। जो भी हो, यूक्रेनियन अपने नतीजों से इतने खुश थे कि उन्होंने पोस्ट में स्वीडन के राजा कार्ल सोल्वे गुस्ताफ और जनता को इस हथियार के लिए धन्यवाद दिया। सोचिए इसके बारे में, एक सस्ती कंधे पर रखकर चलाने वाली स्वीडिश बाजूका जैसी ट्यूब वह हथियार थी जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के सबसे महंगे टैंकों में से एक को गिराने के लिए किया। असल में कुछ ही दिनों में इसी तरह उसी शहर के पास एक और T-90M टैंक नष्ट होने की खबर आई। अगर हम उस घटना से थोड़ा हटे तो ये पैटर्न और भी स्पष्ट दिखता है। युद्ध के दौरान ओपन सोर्स ट्रैकर्स जैसे ओरिक्स प्रोजेक्ट ने जुलाई 2026 तक T-90M टैंकों के 150 से कहीं ज्यादा नुकसान को दृश्य प्रमाणों के साथ दर्ज किया है। साथ ही पुराने रूसी टैंकों के हजारों नुकसान भी, और कोई भी हथियार उस संख्या का दावा नहीं कर सकता। यूक्रेन को मिले कंधे से दागी जाने वाली टैंक रोधी प्रणालियां इसमें केंद्रीय भूमिका में हैं। इन्हें घातक बनाने वाला सिद्धांत जटिल नहीं था और यही वजह थी कि वो कामयाब रहा। रूसी बख्तरबंद टुकड़ियों का सीधे सामना करने के बजाय यूक्रेनी पैदल सेना छोटे दलों में बंटकर ऐसी संकरी जगहों पर रुकी जहां से बख्तरबंद गाड़ियां गुजरे बिना नहीं रह सकती थी। पेड़ों की कतारें, पुल और कस्बों के सकरे रास्ते, उन्होंने गाड़ियों को बीच में आने दिया, फिर किनारे या पीछे से हमला किया जहां टैंक भी कमजोर होता है। जवाबी फायर से पहले ही वह इलाका छोड़ दिया। कार्ल गुस्ताफ ऐसी ही लड़ाइयों के लिए बना था। सड़क पर चल रहा टैंक शायद ही कभी अकेला होता है, क्योंकि पैदल सेना उसके पीछे छिपती है। लॉन्चर एक उच्च विस्फोटक एंटी टैंक यानी हीट राउंड वाहन पर दागता है। एक विखंडन राउंड फटता है और टैंक के पीछे चल रहे सैनिक उड़ जाते हैं। एक हथियार कुछ सेकंड के अंतर में दो तरह के लक्ष्य। इन हथियारों की असली जानकारी यूक्रेनी सैनिकों से मिलती है जो मैदान में हैं, जिनका इंटरव्यू यूक्रेनी सैन्य समाचार माध्यमों ने लिया था। यूक्रेनी तोपची कहते हैं वे सिर्फ 5 राउंड लेकर निकलते हैं। 4 राउंड सहायक ले जाता है और एक तोपची। वे कहते हैं कि इतने सटीक हथियार के लिए 5 राउंड ही काफी है। ज्यादा गोला बारूद जरूरी नहीं है, बस सही गोला और शॉट का इंतजार करने का अनुशासन चाहिए। वे कहते हैं कि युद्ध में वे ऑप्टिकल साइट की बजाय साधारण मैकेनिकल साइट पसंद करते हैं। ऑप्टिक को अलाइनमेंट की जरूरत होती है जिसमें समय लगता है, जो उनके पास नहीं है। वे 2 व्यक्ति ड्रिल के बारे में बात करते हैं। एक सैनिक ट्यूब कंधे पर रखता है, दूसरा पीछे से लोड करता है। उस सख्त नियम के अनुसार इसे चलाते समय पीछे 2 मीटर के भीतर कोई नहीं खड़ा होता। रिकॉइल रहित हथियार के पीछे से निकलने वाली चीज जानलेवा हो सकती है। यूक्रेनियनों ने भी वजन का बस यो ही जिक्र किया, जो पहली नजर में जितना लगता है उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है। M2 कार्ल गुस्ताफ, जो शायद 1960 के दशक का व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला शुरुआती मॉडल था। इसका वजन 14.2 किलोग्राम था। इसका उत्तराधिकारी M3, जो शुरू में कनाडा से यूक्रेन भेजा गया लगता है, उसने उसे 10 किलो कर दिया। और सबसे नया डिजाइन M4 का वजन सिर्फ 6.6 किलोग्राम है, पिछले मॉडल से 1/3 कम। इस हथियार के काम को समझने के लिए हमें इसके नाम के एक अहम शब्द से शुरुआत करनी होगी, जिसे अक्सर छोड़ दिया जाता है, रिकॉइललेस। पारंपरिक तोप का
भारी गोला दागने पर उसका झटका कंधा तोड़ सकता है। कार्ल गुस्ताव इसे इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह भौतिकी से हल करता है। गोली चलाने के ठीक समय पर प्रणोदक गैस का एक सावधानीपूर्वक गणना किया गया हिस्सा ट्यूब के पिछले हिस्से में शंकु के आकार के नोजल से बाहर निकाल दिया जाता है। वह पीछे की ओर होने वाला विस्फोट एक विपरीत दिशा का धक्का उत्पन्न करता है जो प्रक्षेप की आगे की गति को लगभग समाप्त कर देता है, जिससे एक अकेला सैनिक वास्तव में एक व्यक्ति द्वारा ले जाया जा सकने वाला तोप अपने कंधे पर रख सकता है, और जब वह फायर करता है तो उसे केवल एक मजबूत धक्का आगे की ओर महसूस होता है। पर वह शानदार समाधान एक सामरिक कीमत के साथ आता है जो हर साल ज्यादा मायने रखती है। पीछे निकलने वाला धमाका धूल, आग और दबाव का निशान छोड़ता है और यह गनर के ठीक पीछे एक जानलेवा खतरे का क्षेत्र बना देता है। एक युद्ध क्षेत्र जिसे अब ड्रोन और थर्मल कैमरों से देखा जा रहा है। वो बैक ब्लास्ट एक चमक है जो शूटर की जगह बता देता है। इसलिए क्रू को ट्रेनिंग दी जाती है कि फायर कर तुरंत जगह बदले। रिकॉइललेस सिद्धांत इस हथियार को संभव बनाता है और इसके साथ बचने के लिए तेजी से जगह बदलना जरूरी है। दूसरा डिजाइन विकल्प जो कार्ल गुस्ताव को अपनी श्रेणी के लगभग हर हथियार से अलग बनाता है वो है कि इसके बैरल के भीतर खुद खांचे कटे हैं। इसका मतलब है बैरल में सर्पिल नालियां होती हैं जो प्रोजेक्टाइल को निकलते समय घुमाती हैं, जिससे उड़ान में स्थिरता मिलती है, जैसे फेंकी हुई फुटबॉल या राइफल की गोली स्पिन से स्थिर होती है। ये पिछली सदी के लगभग हर तुल्य कंधे से चलाए जाने वाले हथियार की परंपरा के खिलाफ है, जिसमें अमेरिकी बजूका और जर्मन पैंजर सरेक शामिल हैं, और सर्वव्यापी सोवियत आरपीजी जिसने 2022 में टैंक पर वही नाम वाला पहला वार किया था। ये स्मूथ बोर रॉकेट लॉन्चर गोला बारूद के फिन्स पर निर्भर करते हैं जो उन्हें स्थिर और लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि एंटी टैंक हथियारों के अधिक आधुनिक संस्करण भी आमतौर पर स्मूथ बोर डिजाइन को अपनाते हैं। अमेरिका ने दशकों तक M72 लो डिस्पोजेबल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, फिर AT4 पेश किया जो स्वीडन में डिजाइन किया गया एक और डिस्पोजेबल रिकॉइललेस लॉन्चर है जिसने धीरे धीरे कई भारी एंटी आर्मर भूमिकाएं संभाली, जबकि लॉ सेवा में रहा। लेकिन घूमते प्रोजेक्टाइल वाला रिकॉइललेस सिस्टम जिससे राउंड में ज्यादा प्रोपेलेंट आ सकता है। इसका मतलब है कि कार्ल गुस्ताव को रेंज पर बेहतर वेग और सटीकता मिलती है। कुछ तुलनाओं के मुताबिक कार्ल गुस्ताव के प्रोजेक्टाइल ट्यूब से रॉकेट लॉन्चर की तुलना में कई गुना ज्यादा गति से निकलते हैं। व्यवहार में कार्ल गुस्ताव की सटीकता और रेंज 600-700 मीटर के बीच है। अनुभवी गनर बड़े स्थिर लक्ष्य पर इससे भी आगे तक जा सकता है, लेकिन यहीं से अंतर बढ़ते हैं और हम आधुनिक लॉन्चरों को अक्सर डिस्पोजेबल यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले कहते हैं। ये संयोग नहीं है क्योंकि आम एंटी आर्मर डिजाइनों में लॉन्चर को डिस्पोजेबल रखना पड़ा ताकि उपकरण इतना छोटा हो जाए कि उसे पैदल सैनिक अकेले चला सके। ये सिर्फ छोटे 84 पर ही लागू नहीं था, ये बड़े एंग्लो स्वीडिश एनलॉ पर भी लागू था जिसने खुद युद्ध में अपनी सेवा के लिए सम्मान अर्जित किया है। सिस्टम तभी आंशिक रूप से पुनः उपयोग योग्य होता है जब हम जेवलिन तक पहुंचते हैं। जेवलिन एकल प्रयोग मिसाइल है जिसे फैक्ट्री में लॉन्च ट्यूब में फिट किया जाता है और पूरा उपकरण कमांड लॉन्च यूनिट या CLU पर लगाया जाता है जिसे असल में मानव गनर संचालित करता है। CLU में ऑप्टिक्स और गाइडेंस पैकेज होता है जो निशाना साधता है, फिर जेवलिन टारगेटिंग संभालता है और गनर पीछे हट सकता है, जिससे ये असली फायर एंड फॉरगेट बन जाता है। कार्ल गुस्ताव युद्ध क्षेत्र में इसी तरह की लचीलापन अलग तरीके से हासिल करता है। गाइडेड मिसाइलों पर निर्भर रहने के बजाय यह पुनः उपयोग योग्य लॉन्चर को तरह तरह के विशेष गोला बारूद के साथ जोड़ता है। इसी वजह से इस हथियार की कीमत करीब $20,000 पड़ती है। ये अनुबंध पर निर्भर करता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। असली लॉन्चर की कीमत यही है, जबकि गोला बारूद की कीमत सिर्फ $500 से लेकर $3,000 से थोड़ा कम होती है। यह गोला बारूद की विशेषताओं पर निर्भर करता है। इसके विपरीत जेवलिन CLU की कीमत $1,00,000 से ज्यादा है और एक जेवलिन मिसाइल और ट्यूब असेंबली की कीमत $1,60,000 से $1,70,000 के बीच है। यह मूल रूप से जेवलिन को जरूरत से ज्यादा महंगा विकल्प बना देता है, भले ही टैंक गिराने के लिए कई कार्ल गुस्ताव इस्तेमाल करने पड़े। यही हमें असली वजह बताता है कि कार्ल गुस्ताव उसे बदलने के लिए बनाए गए हर हथियार से ज्यादा समय तक क्यों टिका रहा। 84 मिमी राइफल के लिए उपलब्ध गोला बारूद की हैरत अंगेज विविधता और यही बारीकियां मायने रखती हैं। बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला राउंड है हीट 551 और इसका उन्नत 551C वेरिएंट। ये एक रॉकेट असिस्टेड एंटी टैंक राउंड है जो लगभग 700 मीटर तक प्रभावी है। यह राइफल की नाम मात्र रेंज के बराबर है। सबसे जरूरी बात, ये राउंड 40 सेंटीमीटर मोटी स्टील भेद सकता है। अगर सामने आधुनिक टैंक हो और उस पर रिएक्टिव आर्मर हो तो गनर टैंडम वॉरहेड हीट 751 इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें एक छोटा प्रीकर्सर चार्ज पहले रिएक्टिव आर्मर प्लेटिंग उड़ा देता है। इससे रास्ता साफ होता है ताकि मुख्य शेप्ड चार्ज नीचे के हुल को भेद सके। यह राउंड की पैट 50 सेंटीमीटर से ज्यादा आर्मर तक
रिएक्टिव प्लेटिंग के पीछे भी बढ़ा देता है और तंग शहरी युद्ध की जरूरतों के लिए यहाँ तक कि एक बंद जगहों में दागे जाने वाला राउंड भी है, हीट 655। ये राउंड बैक ब्लास्ट काम करने के लिए शुद्ध गैस की जगह नमक वाले पानी का काउंटर मास इस्तेमाल करता है, जिससे इसे कमरे के अंदर भी चलाया जा सकता है। एक ऐसी क्षमता जो आमतौर पर रिकॉइललेस हथियार बिना क्रू को मारे नहीं दे सकते। यह आम इमारत में या ऊपर एंटी टैंक स्नाइपर बनाने की सुविधा देता है। अब कवच से आगे ये गोला बारूद श्रृंखला पूरी इन्फेंट्री सपोर्ट कंपनी को एक ट्यूब में समेटे लगती है। HEDP 502 एक ड्यूल पर्पस राउंड है जो हल्के कवच, ईंट और बंकर तोड़ सकता है। इसमें फ्यूज है जिसे गनर इम्पैक्ट पर फटने या एक पल बाद दीवार के भीतर विस्फोट करने के लिए सेट कर सकता है। ASM 509 एक एंटी स्ट्रक्चर गोला बारूद है जो इमारतों व किलेबंदियों को गिराने के लिए बना है, जबकि MT 756 एक टैंडम चार्ज का उपयोग करता है ताकि वह किलेबंद जगह में घुस सके और अंदर छुपे हुए लोगों को मार सके। ADM 401 में 1000 से ज्यादा फ्लेचेट्स होते हैं जिन्हें खुले में मौजूद पैदल सेना के खिलाफ नजदीकी रक्षा में इस्तेमाल किया जाता है। हाई एक्सप्लोजिव HE 441 परिवार 1 किलोमीटर तक टुकड़े फेंकता है और खाई में मौजूद सैनिकों के ऊपर एयर बर्स्ट के लिए सेट हो सकता है। सबसे हालिया विकास 441E है या 448 राउंड, जिसकी घोषणा 2022 में की गई थी। ये अमेरिकी सशस्त्र बल और स्वीडन के नाटो पड़ोसियों सहित वैश्विक उपयोगकर्ताओं को पहुंचाया जाएगा। मूवमेंट छुपाने को स्मोक राउंड्स और रात का आसमान रोशन करने को इल्यूमिनेशन राउंड्स होते हैं। और उस विकास रोड मैप के अंतिम छोर पर है गाइडेड मल्टीपर्पज म्यूनिशन, साब और रेथियोन द्वारा विकसित लेजर गाइडेड प्रोजेक्टाइल, जो करीब 2.5 किलोमीटर दूर तक चलते हुए लक्ष्यों को मारने का दावा करता है। एनालॉग हथियार को सटीकता की ओर ले जाते हुए इसकी कीमत भी वाजिब है, जिसकी कीमत करीब $80,000 हो सकती है, जो कि जेवलिन की कीमत का लगभग आधा है। फिर भी इसकी पैठने की क्षमता लगभग समान रहती है। लेजर डेजिग्नेशन से सटीक मार्गदर्शन मिलता है, जेवलिन टैंकों को मारता है और कभी कभी मजबूत किलाबंद ठिकानों को भी नष्ट कर सकता है। कार्ल गुस्ताव पैदल सेना के लिए लगभग हर काम का जवाब है। अगर आप स्वीडन, अमेरिका या अन्य प्रमुख सैन्य शक्तियों में हथियारों के विकास को देखना चाहते हैं, मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हथियारों और उनके यूक्रेन सहित असली जंग में इस्तेमाल की जानकारी देते हैं। कार्ल गुस्ताव पर वापस आते हैं। ये बताना जरूरी है कि जहां इस हथियार की खासियत इसकी बहुउपयोगिता और बार बार इस्तेमाल किए जाने में है, वहीं इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। पुराने हीट राउंड्स आधुनिक मुख्य युद्धक टैंकों के सामने लगे मोटे कंपोजिट और रिएक्टिव आर्मर के खिलाफ कमजोर रहे। इसी वजह से यूक्रेन में सफल हमले अक्सर टैंक के किनारे, पीछे और ऊपर से किए जाते हैं। इसीलिए टैंडम राउंड्स मौजूद है, ऐसी लचीलापन जिसमें आप अलग अलग तरह के गोला बारूद का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें लगभग फायर एंड फॉरगेट क्षमताओं, तेजी से रिलोड और आसान इस्तेमाल के साथ जोड़ सकते हैं। यही वजह है कि ये राइफल 8 दशकों की आर्मर तकनीक के विकास के बावजूद भी प्रासंगिक बनी हुई है। और यही वजह है कि कार्ल गुस्ताव आज भी मौजूद कुछ गिने चुने कंधे पर ले जाए जा सकने वाली रिकॉइललेस राइफलों में से एक है। स्वीडन का पहला कंधे पर रखकर चलने वाला रिकॉइललेस हथियार 1940 के दशक में 20 मिमी एंटी टैंक राइफल था। एक चेतावनी भरा सबक था। ये एक ऐसा डिजाइन था जो युद्ध के अंत में बने टैंकों के कवच को मुश्किल से ही नुकसान पहुंचा सकता था और इसे बहुत कम संख्या में ही बनाया गया था। इस असफलता से सबक मिला कि आप रिकॉइललेस एंटी आर्मर राइफल बना और चला सकते हैं, पर असली गोला बारूद से टैंक को मार गिराना और मुश्किल था। अब एक छोटा ठोस स्लग सामने से टैंक को मार गिराने के लिए काफी नहीं था और अब आपको लगातार एक बड़ी शेप्ड चार्ज वॉरहेड की जरूरत पड़ने लगी थी। तो 1946 में डिजाइनरों ने इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाकर 84 मिलीमीटर कर दिया, इतना बड़ा कि सही शेप्ड चार्ज ले जा सके। और 1948 में यह हथियार स्वीडन की सेवा में आया। वहां से ये बस पुराना पढ़ने से मानो इनकार ही करता रहा। इसने पहली बार 1960 के दशक की शुरुआत में कांगो में स्वीडिश संयुक्त राष्ट्र बलों के साथ युद्ध में इस्तेमाल हुआ। 1982 के फॉकलैंड्स युद्ध में ब्रिटिश रॉयल मरीन ने कार्ल गुस्ताव से अर्जेंटीनी कॉर्वेट को नुकसान पहुंचाया और उसके मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए। 1960 के दशक के M2 की जगह 1990 के दशक का M3 आया और 2014 में अल्ट्रा लाइट M4 आया। वजन घटाने के लिए टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हुआ। ये हजारों राउंड तक चल सकता है, जबकि M2 बैरल लगभग 500 राउंड्स तक ही चलता था, जबकि M4 बैरल की उम्र लगभग 1000 राउंड्स थी। इस हथियार ने आधुनिक युद्ध में खुद को कितनी मजबूती से स्थापित कर लिया है, इसका सबसे स्पष्ट मापदंड इसे इस्तेमाल करने वालों की लंबी सूची है। जो कभी स्वीडिश राष्ट्रीय हथियार था, अब 40 से ज्यादा देशों में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका उदाहरण है कि स्वीडिश डिजाइन ने दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्माता में भी घरेलू हथियारों को पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी विशेष बलों ने दशकों पहले रीलोड होने वाले कार्ल गुस्ताव को अपनाया था। 2014 में नियमित सेना ने M3
को सेवा में लिया। अगले साल तक हर इन्फेंट्री प्लाटून में कम से कम एक होना था। इसके बाद हल्का M4 भी आया। यूक्रेन में युद्ध ने स्थिर कारोबार को भगदड़ में बदल दिया। पोलैंड ने 2024 में साब का सबसे बड़ा ग्राउंड कॉम्बैट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसकी कीमत लगभग 1.2 अरब डॉलर थी। ये सब कार्ल गुस्ताफ राइफल्स, गोला बारूद और प्रशिक्षण के लिए हुआ। जापान, लिथुआनिया और बाल्टिक देश भी इसमें शामिल हो गए। उसी साल साब ने भारत में फैक्ट्री की नींव रखी। स्वीडन के बाहर उसका पहला पूर्ण स्वामित्व वाला उत्पादन केंद्र। गोला बारूद उत्पादन बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। स्वीडन ने यूक्रेन और सहयोगियों को भेजे गए लगभग 5 लाख राउंड्स की भरपाई और दान की पूर्ति के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च किए। 80 साल पुराना हथियार तभी ज्यादा इस्तेमाल होता है जब वह सच में उपयोगी हो। जिससे हम सूची में हाल ही के विकास की ओर आते हैं, जिसमें पहले बताए गए राउंड का नाम है ही 448, जो FCD 558 नामक फायर कंट्रोल डिवाइस से जुड़ा है। अपने आप में है 448 अपने आप में एक अत्यधिक विस्फोटक राउंड है और अमेरिका में इसका वैकल्पिक नाम है 441E यह सुझाव देता है कि यह पुराने है 41 एंटी पर्सनल शेल का सीधा सुधार है। इसमें लगभग 4000 टंगस्टन छर्रे भरे होते हैं, जिससे यह और भी घातक और घना विखंडन करता है और बॉडी आर्मर पहनने वाले दुश्मनों के खिलाफ बेहतर असर दिखाता है। ये खास है क्योंकि ये लॉन्चर से बात कर सकता है। जब इसे चैम्बर में डाला जाता है, राउंड और उसकी ट्यूब प्रोपेलेंट तापमान रिपोर्ट करती हैं। गनर रेंज दर्ज कर डायरेक्ट इम्पैक्ट या एयर बर्स्ट चुनता है। छोटा बैलिस्टिक कंप्यूटर सही फायरिंग की गणना करता है। फ्यूज से डेटा प्रोटोकॉल के जरिए संवाद करते हैं, जिसे साब फायर बोल्ट कहता है। इस तरह से जोड़ा गया यह गोला 1.5 किमी से ज्यादा दूर लक्ष्यों तक पहुंच सकता है और खाई या दीवार के ऊपर सटीक विस्फोट कर सकता है या मशीन गन नेस्ट के ऊपर फटकर कवर के पीछे छिपे दुश्मनों पर नीचे की ओर छर्रे बरसा सकता है। इस प्रकार कार्ल गुस्ताफ की सबसे पुरानी शिकायत थी कि वह अभी भी बस एक बिना किसी स्मार्ट सिस्टम वाली ट्यूब था। वह सामने जो भी होता उसमें टकरा जाता था, लेकिन तर्क किया जा सकता है कि अब इसे तकनीकी रूप से दूर कर दिया गया है। यह एंटी ट्रेंच क्षमता यूक्रेन में 2026 में इस हथियार के इस्तेमाल को लेकर कुछ दिलचस्प सिद्धांतों को भी जन्म देती है। यूक्रेनी पैदल सेना को 2 मुख्य चुनौतियां हैं, ट्रेंच में छिपे दुश्मन सैनिक और खुले मैदान में बढ़ते बख्तरबंद वाहन। दोनों वही है जिन्हें हराने को प्रोग्रामेबल एयर बर्स्ट राउंड बना है। एक हीट राउंड बेकार होता है और डायरेक्ट फायर शॉट गनर को देर तक खुली दृष्टि रेखा बनाए रखनी पड़ती है। ऐसा जोखिम जो उस पर भारी पड़ सकता है। एक ऐसा एयर बर्स्ट जो 1 किलोमीटर से भी अधिक दूर से ट्रेंच के ऊपर फटता है बुनियादी रूप से अलग और ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। बिखरी हुई पैदल सेना के खिलाफ यह तोप खाने का विकल्प बन सकता है। तो अगर ये हथियार पहले से तैनात है ही 448 और इसका फायर कंट्रोल डिवाइस यूक्रेनी दस्तों को पोर्टेबल, सटीक पैदल सेना रोधी क्षमता देता है, जो अकेली एंटी टैंक टीम की क्षमता बदल देता है। ये हथियार के डिजाइन और लड़ाई के तरीके का परिणाम है। हमें यह अटकल लगाने की जरूरत नहीं कि इसे किसने मांगा था, लेकिन एक और समाधान है जो और भी गुप्त व क्रूर है। साब ने ही 448 के विकास को करीबी ग्राहक संबंधों और फीडबैक के आधार पर बताया। यही भाषा उसकी अपनी सामग्री में बार बार दोहराई जाती है। उस दावे पर पहली प्रेस विज्ञप्ति मई 2022 में आई थी। स्वीडिश सशस्त्र बलों को दिसंबर 2021 में ये राउंड मिलने शुरू हो गए थे। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए इस राउंड को यूक्रेन की खाइयों में विकसित नहीं मान सकते। हाल ही में आया HE 758 सच में इस मानदंड पर खरा उतरता है। मई 2026 में यह घोषित हुआ था। हीट 758 एक टेंडम एंटी टैंक राउंड है और सबसे जरूरी यह हीट 751 का उत्तराधिकारी है, जिसे वास्तव में कार्ल गुस्ताव द्वारा रूसी T-90M टैंकों को नष्ट करने का श्रेय दिया गया था। यहीं पर फीडबैक लूप एक मार्केटिंग शब्द नहीं रह जाता, बल्कि कुछ ऐसा बन जाता है जिसे आप वास्तव में ट्रेस कर सकते हैं। यूक्रेनी क्रूज ने पहले ही T-751 को रूसी T-90 टैंकों के खिलाफ साबित कर दिया था, जिसमें कॉन्टैक्ट 5 और रेलिक्ट रिएक्टिव आर्मर थी। मॉस्को अपने बेहतरीन टैंकों पर यही सुरक्षा लगाता है। साब ने नतीजों के आधार पर ऐसा राउंड ढूंढने की कोशिश की जो सिर्फ रूसी आर्मर पैकेज ही नहीं बल्कि उन सभी को भेज सके, लेकिन हाथ से बार बार कोशिश करने के बजाय साब के इंजीनियरों ने 50,000 प्रारंभिक डिजाइनों में मशीन लर्निंग उपयोग की। ऐसी संरचना ढूंढना जो सभी ज्ञात रूसी रिएक्टिव आर्मर को हरा सके। नतीजतन एक नॉन इनिशिएटिंग प्रीकर्सर बना, एक चार्ज जो रिएक्टिव प्लेटिंग को बिना सक्रिय किए हटाता है, मुख्य चार्ज का रास्ता साफ करता है, जो 70 सेंटीमीटर तक की आर्मर भेज सकता है। याद दिला दूं, शुरुआती डिजाइन 50 सेंटीमीटर तक के कवच को भेज सकता था। लॉन्च कवरेज में साब ने माना कि यूक्रेन में कार्ल गुस्ताव की परफॉर्मेंस ने नए राउंड के विकास को प्रभावित किया। तो यही विकास चक्र है
जिसे स्वीडन इस्तेमाल कर रहा है। एक यूक्रेनी गनर कार्ल गुस्ताव से रूसी टैंक पर फायर करता है। उस टैंक की रिएक्टिव आर्मर और जो टैंक बच जाते हैं उनकी रिएक्टिव आर्मर डेटा बन जाती है। उस डेटा से स्वीडन में सिमुलेशन तैयार किए जाते हैं। अगर पीछे देखें तो कार्ल गुस्ताव बड़े बदलाव का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। स्वीडन अब पश्चिमी दुनिया के लिए जरूरी हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है। आज यह फाइटर, एनलो और 84 एंटी आर्मर हथियारों का निर्यात करता है। कार्ल गुस्ताव 2026 से वे सिस्टम भी शामिल होंगे जो आसमान की निगरानी करते हैं। ताजा विकास जुलाई 2026 में हुआ। नाटो ने अंकारा शिखर सम्मेलन में शीत युद्ध काल के एवैक्स रडार विमानों की जगह नए विमानों के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की। गठबंधन की आसमान पर नजर रखने वाली पुरानी पड़ती आंखें। जीतने वाला सिस्टम था साब का ग्लोबल आई, एक निगरानी विमान जो बिजनेस जेट पर बना है बोइंग E7 वेजटेल के बजाय चुना गया। एक सौदे में जिसकी कीमत $4.5 बिलियन तक आंकी गई है, जिसमें 10 तक विमान शामिल है। 11 सदस्य देशों द्वारा समर्थित। नाटो के नेतृत्व ने स्वीडिश विमानों की ओर रुख किया क्योंकि इन्हें उन खतरों के लिए बनाया गया था जो अब इस युग को परिभाषित करते हैं। ड्रोन के झुंड, क्रूज मिसाइलें और इस विकल्प को ऐसे यूरोप के संदर्भ में रखा गया जो अपना औद्योगिक आधार बनाने के लिए लगातार अधिक दृढ़ होता जा रहा है, बजाय इसके कि वे उस अमेरिकी सरकार और उसकी विदेश नीति पर निर्भर रहें जिसे वे अब अप्रत्याशित मानते हैं। हम फिर वही लौटते हैं जहां चर्चा हुई थी कि कार्ल गुस्ताव अकेले T-90M को गिराने के लिए जिम्मेदार नहीं था। अब छोटे टोही ड्रोन तेजी से लक्ष्य ढूंढते हैं। पेड़ों की कतार के ऊपर मंडराते हुए वे ऐसी छिपी हुई जगह या वाहन को खोज लेते हैं जिसे जमीन पर मौजूद टीम कभी भी कवर के पीछे से नहीं देख सकती। ड्रोन चालक दल एंटी आर्मर दल को एक सटीक राउंड दागने का संकेत देता है। इस कार्य विभाजन में ये जोड़ी दोनों की अपनी अपनी ताकत का फायदा उठाती है। ड्रोन टोही के लिए सस्ता है और उसे खोना भी उतना महंगा नहीं पड़ता, जबकि ट्यूब ज्यादा लागत पर मारक क्षमता देता है। ही HE 448 जैसे प्रोग्रामेबल एयरबर्स्ट राउंड के साथ यह संयोजन और घातक हो जाता है क्योंकि ड्रोन दुश्मन की सही जगह बता सकता है और गनर गोले को उनके ठीक ऊपर फटने के लिए सेट कर सकता है। चाहे इस हथियार की अवधारणा दशकों पुरानी हो, ड्रोन इसकी जगह लेने के बजाय इसकी उम्र बढ़ा सकते हैं और दोनों एक दूसरे की कमजोरियों की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन तब भी साधारण कार्ल गुस्ताव रूस के टैंक लगातार खोने का एकमात्र कारण नहीं है। इस वीडियो में आप नुकसान की गंभीरता और सिर्फ बदलने से हल न होने का कारण देख सकते हैं। और जानने के लिए मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।